चलिए लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक क्या है बेटा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक आप लोगों को मैंने बताया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको याद है आपको चार्ट बना के कराया था, एक बार देख लीजिएगा। फिर मैंने पढ़ाया था आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मेरे फर्स्ट पार्ट में देखिएगा तो इसमें दो था, एक था आपका नॉन कॉर्पोरेट, एक है आपका कॉर्पोरेट। सबसे पहले आपको क्या बताया था? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तीन टाइप का होता है। पहला होता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर आर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। और भी बोला था पब्लिक सेक्टर क्या था? पब्लिक सेक्टर आर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय स्टेट। स्टेट का मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। एंड थर्ड क्या बताया था? Joint sector are those organizations which are owned, controlled, managed by both private and state is known as joint sector। फिर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? प्राइवेट सेक्टर। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सर? दो, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। मैंने क्या बताया था? कॉर्पोरेट क्या होता है बेटा? कॉर्पोरेट वो होता है जो बिजनेस और बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी। बिजनेस और बिजनेस में दोनों अलग है, दोनों को एक जैसा एंटिटी का फायदा नहीं मिलता है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट है। नॉन कॉर्पोरेट का मतलब ये दोनों एक ही है। अगर बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ी होता है, मालिक का कॉल पड़ के उसको जेल में डाल दिया जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं सर नॉन कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस और बिजनेस में रंजीत तिवारी एंड रंजीत एंड कंपनी दो अलग अलग एंटिटी है, इसको बोलते हैं सर कॉर्पोरेट है। अगर मैं बोला रंजीत तिवारी है, रंजीत रंजीत पार्टनरशिप फॉर्म एक ही है, हाँ एक ही है कि मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ये क्या है? नॉन कॉर्पोरेट। तो नॉन कॉर्पोरेट का तीन पार्ट था। एक था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा था पार्टनरशिप। तीसरा था एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ज्वाइंट अनडिवाइडेड फैमिली होता है, एचयूएफ इसको बोलता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये तीनों मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लासेस। जो है सोल्ड क्या होना? सिंगल ओनर। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ये एक डीड बनाता है। सर कॉर्पोरेट में क्या नाम, इसमें नॉन बैंकिंग में 20 और बैंकिंग में 10 पार्टनर हो सकते हैं। मैक्सिमम पार्टनर की संख्या कितनी होनी चाहिए सर? 50, उससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनरशिप बनाना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने का बहुत सारे फायदा है, नुकसान है, मेरिट डिमेरिट सब पढ़ चुके लास्ट क्लास तक। और एचयूएल में पढ़ाया था आपको हिंदू एंड फैमिली क्या होता है बेटा? दो होता है, नया भागा है, मितांक्षरा। इसको फॉलो करने का मैंने कंप्लीट रूल बता के कंप्लीट कराया था, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज का टॉपिक मैं कहाँ घुस रहा हूँ सर? कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में दो है, एक कंपनी और एक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज का मेरा मेन टॉपिक है कंपनी। कंपनी दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी, एक होता है पब्लिक लिमिटेड मतलब एलटीडी। जिस कंपनी के लास्ट में पीवीटी एलटीडी लिखा रहा है, समझना कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। और जिस कंपनी के लास्ट में केवल एलटीडी हो, लिमिटेड हो, समझना कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मतलब इसका जो शेयर है वो क्या पब्लिक के हाथ में, पब्लिक इसका ओनर है और पब्लिक में इसको शेयर लिस्टेड है, शेयर मार्केट में ये लिस्टेड है, इसको बोलते हैं सब पब्लिक कंपनी। अब इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज का मेरा मेन टॉपिक आपका क्या है सर? कंपनी। क्या अभी तक समझ में आया मैं क्या बताया था? अब तक मेरे सारे पार्ट मैंने जितने वीडियोस में है वहां तक मैं अब तक का जो सिनेरियो था, चैप्टर नंबर क्या था? वेस्ट बंगाल बोर्ड में चैप्टर नंबर ये 2 एंड आईसीसी और सीबीएसई वाले बोर्ड में चैप्टर ये पार्ट बाय पार्ट नाम पे दिया होगा। आज जो पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नाम क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। और वेस्ट बंगाल बोर्ड के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक हेडिंग होगा कंपनी, उसको पढ़ा रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आप लोग अच्छे से आया? अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अपने कंपनी के बारे में। सबसे पहले याद रखिएगा, ये वाला जो टॉपिक करवा रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको थ्योरेटिकल पढ़ने हैं और क्लास 12 में ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक प्रैक्टिकल बनके सब आपके चेहरे के आईने के सामने आएंगे। तो जब तक ये थ्योरी यहाँ समझ में नहीं आएगा, 12 में वो सम्स करने में बड़ा दिक्कत होगा। इसलिए लॉ पहले समझ लो और फिर सम्स वहाँ करना, ठीक है? सब डिटेल में एक वर्ड का पढ़ेंगे, मजा आएगा। सबसे पहले हमको बताइए कंपनी में, कंपनी का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे बोलूं जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन पहले लिखो अ जॉइंट स्टॉक
company is a voluntary मतलब अपनी इच्छा से, association of persons having a separate legal existence। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ये कॉर्पोरेट है। ये क्या है? कॉर्पोरेट है, मतलब ये एक दूसरे से अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी, क्या है सर? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पर ओनर मर जाए और पूरा का पूरा सारा ओनर मर जाए तो भी कंपनी बंद होने वाला नहीं है। इसका शेयर ऑटोमेटिकली इसकी वाइफ को या इसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन है, सिंपल सा, इसमें कोई भी लॉ नहीं है। और कॉमन सील का मतलब हर एक कंपनी का अपना खुद का एक स्टाम्प होता है, खुद का एक आइडेंटिटी होता है, वो दूसरे कंपनी का लोगो से अलग होता है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। किसी बैंक में आप जाइएगा तो उसका बैंक मैनेजर साइन से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, उसका जो थप्पा होता है ना इंडियन बैंक से लिखा रहता है वो जरूरी है। किसी स्कूल में जाइएगा तो स्कूल में स्कूल का स्टाम्प होता है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। ये सील हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, ये होना मैंडेटरी है, इसके बिना कंपनी नहीं चलती। इट्स capital is generally divided into shares which are transferable subject to certain कंडीशंस। सिंपल सा जवाब है। मैंने क्या वर्ड बोला, फिर से बोलता हूँ, सुनिए। A joint stock company is a voluntary association of person having a separate legal existence, perpetual succession, common seal. Its capital is generally divided into the share which are transferable subject to certain condition। सर ये वर्ड क्यों लास्ट में बोल दिया गया? ये पूरा का पूरा डेफिनेशन में हमको यही समझाना पड़ेगा आपको कि सर किसमें किसमें क्या क्या कंडीशन के अनुसार ट्रांसफर कर सकते हैं और किसमें नहीं कर। प्राइवेट कंपनी है तो अपना शेयर आप पब्लिक को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अगर पब्लिक कंपनी हो तो अपना शेयर इसलिए ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है ना किस कंपनी में क्या होगा क्या नहीं, सब्जेक्ट टू सब कंडीशंस। दूसरा मैंने क्या बोला सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ पहले देखो 3-4 वर्ड खाली याद रखना। ये पहला बोला है सर ये वॉलंटरी एसोसिएशन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा। जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक लिखवाएगा तो बोले क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। याद रखना बेटा, इसमें मालिक और बिजनेसमैन दोनों अलग है, कंपनी और बिजनेस दोनों अलग एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मालिक मर जाए चाहे जो मर जाए, इसका शेयर ऑटोमेटिकली इसके बच्चों को पत्नी को शेयर ट्रांसफर हो जाएगा। कॉमन सील का मतलब इसका हर एक कंपनी का एक ही लोगो होता है जो हर जगह स्टाम्प में एक ही आएगा। इट्स कैपिटल इज जनरेशन, पैसा कहाँ से आता है सर? डिवाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स है? मान लो कंपनी इसको 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो अपने शेयर्स मेंबर्स को देते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर्स को देंगे, अब पब्लिक कंपनी है तो ये जनरल शेयर होल्डर्स बोलते हैं हम लोग, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से सभी क्या करता है, अपना कैपिटल को जनरेट जॉइंट स्टॉक कंपनी करता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन प्रॉपर ये है, ये मार्क्स लिखेंगे तभी आपको 2 में 2 मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ये क्लियर है? तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएं। अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट आर द फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर्स क्या है सर? जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला जो अभी मैंने हेडिंग में लिखा उसी में से छाटूंगा सर। सबसे पहला क्या मिला हमको? सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि सर ये कॉर्पोरेट है, ये नॉन कॉर्पोरेट नहीं। नॉन कॉर्पोरेट में अलग एंटिटी नहीं है, अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होता
ऐसा नॉन कॉर्पोरेट में पार्टनरशिप फॉर्म में या तो छोटे बिजनेस में मालिक को जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन इस केस में मालिक और कंपनी एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पर इसके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगा। अगर कोई भी इसका कंपनी में नुकसान होता है, लॉस होता है, तो ये पर्सनली लायबल नहीं है। कंपनी का एसेट बिकेगा, कंपनी के साथ कुछ बिकेगा, लेकिन मैं अपने घर से लाके कुछ देने के लिए लायबल नहीं। दूसरा क्या था सब, परपीचुअल सक्सेशन। क्या है? परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि इस तरीके की जो भी कंपनी होती है, इसका जो भी शेयर्स होगा वो क्या होगा, परपीचुअली मैं अपने शेयर को अगर मान लो पूरा का पूरा मान लो एक टूर में सारे कंपनी के ओनर थे, जितने भी मेंबर सब कोई कहाँ गए सर, टूर में घूमने गए या टूर में कहीं गए थे ट्रैवल करने के लिए, वो गाड़ी खाई में गिर गया, सबका सब मालिक मर गया, कंपनी बंद हो जाएगा। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट कंपनी बंद हो जाता है, चलिए थर्ड पॉइंट कौन सा बेटा? अगर मैं बोल दिया कि परपीचुअल सक्सेशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, एंड थर्ड कॉमन सील है। क्या है बेटा? कॉमन सील का मतलब हर कंपनी का अपना खुद का एक स्टाम्प होता है, मतलब हो रहा है इंडियन बैंक का एक स्टाम्प छपा मरता है ना, वो एक होता है ना स्टाम्प, कॉमन सील, वो हर जगह लोगों में एक ही लोगो रहेगा। लोगो कंपनी का आइडेंटिटी, कंपनी का जो वे होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और हर का पेपर में एक ही जैसा मालिक है। फिर कहता है लिमिटेड लाइफ, सबसे फायदा है बेटा, मैं ये कंपनी क्यों खोलना चाहता हूँ, क्योंकि सर मेरा लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर मैं सोनबड़े से बिजनेस करता हूँ, अगर मैं पार्टनरशिप करता हूँ, तो जितना भी नुकसान होगा, मेरे हिस्से में जो नुकसान आएगा मुझे अपना घर से लाना पड़ेगा। यही मुझे डर देता है कि अपना घर से पैसा कहाँ से ला पाएगा, 1 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ में लाएगा कहाँ से? तो इतना बड़ा रिस्क मेरा पर्सनल लाइबिलिटी में ना हो, जो मेरा घर बार ना बिक जाए, इसके लिए हम क्या खोलना चाहेंगे, कंपनी। कंपनी में जितना पैसा दे चुका, जितना शेयर मैंने खरीद लिया, मेरा केवल उतना ही पैसा डूबेगा, घर से पैसा लाके देने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी। एज पर कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। एंड केस ऑफ 5 नंबर, शेयर को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैं शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहां तक कोई दिक्कत है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। एंड नंबर 6, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल मतलब इसका मालिक कोई और है, कंट्रोल कोई और करेगा, क्योंकि हम पढ़ाया 3 वर्ड था, ओन, कंट्रोल, मैनेज। यहाँ पर कंपनी के केस में मालिक होता है शेयर होल्डर, लेकिन कंट्रोल करता है टॉप मैनेजमेंट, डायरेक्टर, प्रमोटर, सीईओ, सीएफओ, ये लोग कंट्रोल करता है, ना कि कंपनी का कोई बंदा कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनर कोई और, कंट्रोलर कोई और, केस में कंपनी के केस में। एंड 7 पॉइंट, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, कि कंपनीज एक्ट में आपको जब भी आप किसी आगे स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का मतलब होता है आपको कंपनीज एक्ट 2013, सेबी गाइडलाइंस और गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप अगर प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किए गए 3 जो रेगुलेशन है, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में आपको काम करना पड़ेगा। आप इस एक्ट के बाहर कोई काम नहीं करते। क्या एक्ट है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013, सेबी गाइडलाइंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस, इन तीनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी को बोला स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आपको सारे काम करने पड़ेंगे। इंडिपेंडेंटली आप जो चाहते हैं वैसा कोई काम नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ये सब क्या है सर? फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आया? सिंपली अगर मैं कहूं कि सर व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी,
सिंपल सा बोलना सर, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब वो एक कंपनी होती है जिसमें क्या होता है सर, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जो कॉमन सीड होता है। हाँ, ये सेपरेशन ऑफ लीगल एंटिटी होता है और परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका कैपिटल जो होता है वो शेयर्स पे डिवाइड होता है। मान लो किसी कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो किसी एक आदमी से नहीं मांगेगा, वो क्या करेगा, 100 से बड़ा शेयर इश्यू कर देगा। अब जितना शेयर तुमको खरीदना होगा तुम उतना शेयर कंपनी का हिस्सेदार हो गए। अब तुमने 500 शेयर खरीदा तो तुम 5% या 2% का हिस्सेदार हो, कि जो 50% शेयर ले लेता है वो कंपनी उसका हो जाता है, उसका डिसीजन चलता है कंपनी में। इस तरीके से कंपनी चलती है। प्राइवेट कंपनी मतलब इसको बोलते हैं, इसमें वो क्या करेगा, मेंबर्स बनाएगा और अपने प्राइवेट लोगों के द्वारा ही कंपनी चला रहा है, पब्लिक से पैसा नहीं मांग रहा है। और पब्लिक कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो अपना शेयर कहाँ इशू कर रहा है, स्टॉक मार्केट में इशू कर रहा है, शेयर मार्केट में इशू कर रहा है। पब्लिक को बोला कि आप मेरा शेयर लीजिए, पैसा दीजिए। से इंडियन ऑयल्स, सर TCS, विप्रो, मल्टीनेशनल, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, जो सेबी गाइडलाइंस ये एक्ट को फॉलो कर रहा है, उसी को पब्लिक कंपनी में लिस्टेड करती है। वो सारे अच्छा ये याद रखना बेटा कि पब्लिक को सब, मान लीजिए पब्लिक को बेवकूफ बना दिया तो नहीं बना सकता, कि सेबी गाइडलाइंस के अनुसार उसको सारा रूल्स एंड रेगुलेशन चेक करवाना पड़ेगा और गवर्नमेंट के अनुसार उसमें रजिस्टर्ड होते हैं और गवर्नमेंट के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। मतलब कोई विंडो ड्रेसिंग पहले होता था। विंडो ड्रेसिंग का मतलब तुमको दिखाएगा कंपनी इतना एसेट्स है, ये है कंपनी, कुछ नहीं, तो क्या तुम वेरीफाई करने जाओगे, नहीं। अब आज के बाद क्या हो जाएगा, कंपनी अगर तुम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो मतलब तुम वेरीफाइड, कुछ सेबी तुमको वेरीफाई कर चुका है, तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट ROC के बाद जमा हो चुका है। आज मैं भी सारा स्टेप बताऊंगा कंपनी किस तरीके से रजिस्टर्ड होती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चीज़ों को जब तक समझ में आपको आ जाएगा तो आप पूरे कंपनीज एक्ट आज से लेकर पूरे कॉलेज तक में पूरे कंपनी के बारे में क्लियर हो जाएगा, जो आपको दिक्कत नहीं है। उसमें ध्यान सुनिए, पहले समझ में आया, फिर इसके आगे बढ़ता हूँ। इसके मेरिट्स, इसका फायदा क्या क्या है और इसका नुकसान क्या है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। देखिएगा, मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फायदा क्या है सर, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, सर ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। सर पहली बात, अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल रहा हूँ, मेरे कंपनी में 5 लाख मेंबर है और हर मेंबर 100 रुपया भी अगर देता है ना तो 5 करोड़ होगा। हर मेंबर खाली 100 रुपया दे रहा तो 5 करोड़ हो गया, 1000 रुपया दे दिया तो 500 करोड़ हो जाएगा। मतलब कंपनी को जितना भी फंड चाहिए होगा आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा है। जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं तो कंपनी को कैपिटल का टेंशन नहीं होता, कि ह्यूज कैपिटल रिसोर्स हो जाता है। कैपिटल का फॉर्मेशन उनको अच्छा खासा मोटा पैसा मिल जाता है। एंड सेकेंड क्या होता है बेटा, लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड। लाइबिलिटी मतलब दायित्व, मुझे चुकाना है, वो लिमिटेड है सर। जितना आपका शेयर है उतना ही है, पर्सनली लाइबल तो नहीं। तो ये फायदा है कि नुकसान है? फायदा है सर। पहला बात, कंपनी को पैसा की जो जरूरत है वो ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि हर बंदा अगर 100 पे दिया, 5 लाख मेरे शेयर होल्डर है तो 5 करोड़ तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, तो मेरे पास सामने वाला देने में भी दुख नहीं होगा और मेरे पास कलेक्शन में भी मोटा पैसा हो सकता है। दूसरा सर, लाइबिलिटी कितना है सर, जितना आप शेयर लेके रखे उतना, उससे ज़्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर नुकसान होगा तो बाकी शेयर, बाकी पार्टनर जो क्रेडिटर है, जो आपका लोन वाला लोग, वो लोग नुकसान सहेगा, लेकिन आपको घर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है सर, इसीलिए कंपनी खोलूंगा मैं। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब एक और बात है सर, मेरा परपेचुअल सक्सेशन की तरह ये बात है। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब बिजनेस आपका चलता रहे, बिजनेस कभी मरता नहीं। मालिक मरता है, इंसान मरता है, कंपनी नहीं मरती, कंपनी डिसॉल्व होता है। जब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत सालों से, लगातार 5 सालों से खराब चल रही है, कंपनी बीमार चल रहा हो, हाँ, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देती है, उसको बोलती है कि इसको डिसॉल्व कर दो। तो डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी होता है, वाइंडिंग अप होता है इन केस ऑफ कंपनी वाज फेसेस लॉसेस फॉर अ कंटिन्यू मोर देन 5 ईयर। 5 साल से लगातार लॉस खा रहा है तो गवर्नमेंट इसको मना करती है, और गवर्नमेंट क्या, वो इंसान खुद नहीं जिएगा, मना कर दे रहा है। तो कंपनी बंद कब होता है, जब कंपनी बीमार हो। कंपनी लगातार प्रयास किए जा रहा है अच्छा करने का, लेकिन लॉस पे लॉस खाया जा रहा है, तो कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अदरवाइज कंपनी चलती रहेगी, कंपनी बंद नहीं। क्योंकि यहाँ पर सर मैनेजमेंट कौन ओनर नहीं कर रहा है, यहाँ मैनेजमेंट क्या हो रहा है सर, ओनर नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ मैनेजमेंट के लिए जो बंदा होगा वो CA, CS, MBA अच्छा खासा क्वालिफाइड इंसान होगा।
तो मैं अच्छा खासा क्वालिफाइड इंसान खोजूंगा, मतलब उसका एफिशिएंसी क्या होगा, सब बेस्ट होगा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा, उसका उसका नॉलेज बहुत अच्छा होगा, उसका क्या नाम है, उसका एक्सपर्टीज ज़्यादा होगा, तो मेरे कंपनी को फायदा देगा। तो मतलब इसका जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छे हाथ में। लेकिन मान लीजिए सोलो ट्रेडर में तो मैं अकेला मालिक हूँ, तो मैं ही ओनर हूँ, मैं ही मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, पैसा लगाया हो तो मेरा डिसीजन माना जा रहा है, लेकिन मेरा डिसीजन गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जिस बंदे को मैंने एम्प्लॉयड किया है डिसीजन लेने के लिए, तो बंदा तो अच्छा खासा होगा, टैलेंटेड, उसने पढ़ाई भी अच्छा खासा किया है, नॉलेज भी अच्छा खासा है, एक्सपीरियंस भी है, तो उसका डिसीजन में गलती है, मैंने बोला गलती नहीं होगा, गलती होता है, लेकिन गलती में माइनॉरिटी चांसेस है गलती होने का, मेजोरिटी नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है सर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब मैं शेयर को आसानी से ट्रांसफर कर सकता हूँ। मतलब इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर आर ट्रांसफर टू देयर फैमिली मेंबर, नॉट अ पब्लिक जनरल पब्लिक, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द शेयर आर ट्रांसफर टू जनरल पब्लिक आल्सो इजीली। ध्यान देना, हम दो बार बार रिपीट किए हर बात में, और तुम लोग सुन नहीं रहे हो, एग्जाम में गलत याद दोगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर ट्रांसफर करना नहीं होता, दोनों में बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में तुम शेयर केवल अपने फैमिली मेंबर में किसी को दे सकते हो, लेकिन तुम पब्लिक को, जनरली पब्लिक को नहीं दे सकते, तुम अपना शेयर में को नहीं दे सकता। एक कंपनी में अगर मानो इसकी ये प्राइवेट कंपनी से ये शेयर इसको मिला हुआ है, तो ये चाहा तो शेयर मेरे को दे दी, नहीं दे सकता, मेरा इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, तो ये मेरे शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक कंपनी में ये शेयर आसानी से हमको ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या दिया है सब, पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब सर एक कॉमन सेंस की बात है, पब्लिक इसमें इन्वॉल्व रहता है, तो गवर्नमेंट का रेगुलेशंस रहता है, तो पब्लिक को इस तरीके की कंपनी में क्या कॉन्फिडेंस रहता है, पब्लिक को लगता है हाँ ये कंपनी मेरा पैसा डुबाने वाली नहीं है, कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, सेबी का गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, ये कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रही है, हाँ तो ये कंपनियों को चीट नहीं कर सकती है। तो पब्लिक का एक भरोसा रहता है कंपनी। अगर तुम किसी शेयर मार्केट शेयर खरीद रहे हो, तुमको तो ये भरोसा है कि मेरा नसीब खराब है, शेयर का वैल्यू गिर गया, लेकिन कंपनी ने मुझे चीट करके मुझे धोखा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सारी जो कंपनी, जो टॉप लिस्टेड कंपनी रजिस्टर्ड है, जो निफ्टी 50 दो होता है, सेंसेक्स होता है और एक तो निफ्टी 50 होता है, ठीक है। एक सेंसेक्स को बोला जाता है हम लोग कौन सा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, हाँ, और निफ्टी 50 होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 24 स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया मार्केट, एज पर सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार कितने स्टॉक एक्सचेंज होता है, 24 स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में है। इसमें दो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा बड़ा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें लाखों करोड़ों कंपनी रजिस्टर्ड है। और दूसरे क्या है सर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, इससे मोर देन ये 2 लाख 30 लाख कंपनी रजिस्टर्ड है। इसमें टॉप 20 या टॉप 50 कंपनी जो होती है उसको वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड किया जाता है, ऊपर में रहते हैं। जब भी देखो स्क्रॉल करोगे तो टॉप 50 कंपनी आपको दिखेगी, जिसका जो शेयर का दाम 100 रुपया होता है, लेकिन उसमें प्रीमियम रहता है 305। वो कंपनी बोलती है कि मेरा इतना रेपुटेशन हो गया, गुडविल हो गया, आज टीसीएस कंपनी का शेयर का दाम 100 रुपया है, लेकिन बिकेगा 3500। अब तुम खरीदो 3500 मिलेगा, इस शेयर का दाम 100 रुपया है, लेकिन उसका गुडविल इतना हो गया है कि लोगों को लगता है 3500 से भी ये बढ़ेगा, ये गिरने वाला नहीं, तो उससे पैसा इन्वेस्ट करें। तो इस तरीके से कंपनी जो रेपुटेड हो गई है, जो मेहनत कमा के पहुंच गई है, वो प्रीमियम चार्ज करती है कस्टमर। तो उस तरीके से पब्लिक कॉन्फिडेंस उसके पास रहता है, लोगों को लगता है ये कंपनी डूबने वाली नहीं है, ये कंपनी मुझे ग्रोथ ही देगी, मुझे डुबाने वाली नहीं। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फायदा हो गया इससे। क्या हुआ, पहले क्या होता था, सारी कंपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, तो गवर्नमेंट को फंड देना पड़ता था। गवर्नमेंट का इतनी कम पैसा कहाँ है कि इतने सारी कंपनी चला पाएगी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि काम कर, तो आपको डर की बात क्या है, पैसा कोई भाग जाएगा ना, चिंता मत करिए, मैं आपको कंट्रोल देता, मैं उसको कंट्रोल कर दूंगा कंपनी को, आप पैसा दीजिए। पब्लिक के हाथ में अगर शेयर दोगे तो फायदा क्या होगा, पब्लिक के पास पैसा पहले बहुत था, तू घर में तिजोरी पैसा रखता था और डर लगता था कोई चोरी ना करे। अब वो पब्लिक क्या कर रहा है, पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट करके अपना खुद का 2 का 4, 4 का 6 बना रहा है। और गवर्नमेंट को फायदा क्या हो रहा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, देश की इंडस्ट्री रन कर रहे हैं पब्लिक के द्वारा, तो गवर्नमेंट का फंड बच रहा है, गवर्नमेंट अपने फंड से इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने फंड से देश का भला कर रहा है, अब बाहर से ट्रेड कर रहा है, पैसा अपना गवर्नमेंट अपना कहीं और यूज कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है। तो एक तरीके से कंपनी को चलाने में पैसा उसका फंस तो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट इस तरीके से अपने देश को क्या करे, इकोनॉमिकल ग्रोथ करती है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, स्कोप ऑफ, जो लाखों करोड़ों का पैसा तुमको चाहिए, पब्लिक तुमको दे रहा है, बिजनेस दिन दुगना रात चुना पड़ता, तरक्की आपको कर ही रहा है, तो एक्सपेंशन होने में कोई दिक्कत आपको नहीं।
मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ प्रजातांत्रिक मैनेजमेंट है, मतलब यहाँ पर क्या है, इस अपनी इच्छा से लोग मैनेजमेंट करते हैं, इसके टॉप मैनेजमेंट को जो लगता है वो मैनेजर बैठाता है, वो लोग कंट्रोल करता है। तो ये मैनेजमेंट क्या है जो अच्छी तरीके से वो ना डेमो, जैसे इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री ना, यहाँ प्रजा का अधिकार है, वैसे यहाँ पर भी जो मैनेजमेंट है वो लोग भी क्या डेमोक्रेटिक है, वो अपनी इच्छा से कोई डिसीजन ले सकते हैं, अपनी इच्छा से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपन बात कर सकते हैं, मीटिंग होता है, ये नहीं अपना मैसेज जो मैं आज ले लिया, एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम भी होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मीटिंग हेड होता है, उस मीटिंग में सब डिसीजन लेते हैं। एक मैनेजर जो होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो बंदा खड़ा होता है, वो पूरा बताता है कंपनी किससे कैसे चल रही है, क्या चल रही है, कैसे चल रही है, वो लोग को बताता है, शेयर होल्डर सुनते हैं बात को, शेयर होल्डर अपना ओपिनियन देते हैं, उस तरीके से मीटिंग चलता है। मतलब यहाँ पर अपनी इच्छा, मतलब कोई बंदा उठा कंपनी को डिसीजन ले लिया, डूब गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ मीटिंग होता है, मीटिंग में सबका बात सुना जाता है, हर इंसान अपना ऑब्जेक्टिव, अपना ओपिनियन दे सकता है और उसके हिसाब से काम। ये वो कौन जिसका शेयर होल्डर मोटा हो, अब मैं 10 का शेयर लेके बैठ गया हूँ, टीचर्स को जगह मीटिंग में चल जाऊंगा, मैं अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, 2-4 शेयर भी डूबा ना तो भी नहीं मिलेगा। मोर देन 20% अधिक शेयर हो तो मैं एसोसिएट कंपनी के नाम, मोर देन 50% तो मैं होल्डिंग कंपनी के नाम। तो मेरा पोजीशन होना चाहिए जो कंपनी में लाखों 10 लाख रुपये में लगा करता हूँ, तो मुझे मीटिंग बुलाया जाएगा कि आप कंपनी में और बड़ा पोजीशन रखे हैं, कंपनी में कोई डिसीजन में नुकसान होता है तो आपका नुकसान हो सकता है, इसलिए आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में क्या डिसीजन आप सुनिए, आप अपना ओपिनियन दीजिए, वो सब ठीक है। और छोटे शेयर होल्डरों को बुलाता है। Dispersal of ownership and last social responsibility। सर डिस्पर्सल ऑफ ओनरशिप मतलब यहाँ ओनरशिप को डिस्पर्स कर दिया गया, तोड़ दिया गया, ओनरशिप को अलग कर दिया गया। यहाँ पर ओनरशिप का कोई बेसिक नहीं करना, पहले पैसा लगा ये काम करना, मैनेजमेंट कोई और करेगा। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में समाज के प्रति मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पब्लिक को धोखा नहीं देना है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, सब कुछ को देखना है मेरा मकसद आता है, केवल अपना फायदा, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यहाँ सोशल मोटिव भी इसके अंदर आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या था बेटा, मेरिट्स। अब क्या बताया जाएगा सर, इसका कोई नुकसान है क्या? हाँ सर, हर जन का डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स बोलो या लिमिटेशन बोलो, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर डिमेरिट्स क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का? डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बेटा यही है। इसको फॉर्मेशन करना बहुत डिफिकल्ट है बेटा। इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करना, खोलने के लिए इतना डॉक्यूमेंट लगता है ना, इतना सारा चीज आपको करना पड़ता है, ये प्रोसीड्यूर भी पढ़ाया जाएगा, वो इतना सारा प्रोसीड्यूर है जिसमें माता का बत्ती हिल जाएगा। मतलब बहुत लंबा प्रोसीड्यूर है, बहुत लंबा इसमें काम काज करना पड़ता है, जो बहुत दिक्कत आपको सामना करना पड़ता है। मतलब एक तरीके से आपको एक प्रमोटर चाहिए जो पूरा इनकॉर्पोरेशन का काम कर सके, लॉ के अनुसार आपकी कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, इतना आम इंसान नहीं कर सकता। उसको इतना सारा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर प्रोस्पेक्टस पास करना है, प्रोस्पेक्टस में कितने शेयर होल्डर होने चाहिए, कितना खुद का ओनरशिप देगा, कितना बाहर से मांग सकते हो, कितना तुमको ऑथराइज देना पड़ेगा, कितना तुम्हारा सब्सक्राइब है, कितना तुम्हारा क्या नाम है ये इशूड है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फॉलो आप करना। जहाँ भी आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तुरंत आपको पेनल्टी मार देगा। तो आपको जब तक कंपनी एक्ट का पूरा नॉलेज नहीं है क्या आप काम कर सकेंगे? मतलब आपको इसके लिए एक बंदा बैठाना पड़ेगा जो पूरा इनकॉर्पोरेशन कर पाए, तो बहुत ही डिफिकल्टीज है इनकॉर्पोरेशन में, तो वो आपको इसमें दिक्कत मिलता है। लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन सर बहुत कम मिलता है। मतलब इस कंपनी को खोलने में लोग मोटिवेट नहीं होते, मतलब इतना ज्यादा, मान लो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो मान लो कोई बंदा बोले नहीं मुझे मन नहीं करना, तो दिमाग नहीं समझ जाएगा। हम इतना अच्छा प्लान लेकर आया, इतना अच्छा सोचा समझा सब कुछ करके आया, मीटिंग में समझा भी रहा अच्छे से, बाकी लोग अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ तो टांका आने वाले बोलते हैं मेरे को पसंद नहीं आया, अरे उसका पसंद नहीं आने से मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो मतलब एक ये प्रॉब्लम आता है कि अगर मैं सोल ट्रेडर होता, सो बड़े से बिजनेस होता, तो मैं डिसीजन ले लेता अपने प्यार से, लेकिन ये कंपनी के केस से मुझे पब्लिकली सबको बताना पड़ेगा शेयर और सबको वो राजी भी करना पड़ेगा। अगर राजी नहीं हुआ तो मेरा प्लान कभी पॉसिबल नहीं है सक्सेस हो जाए, क्योंकि पैसा उसका लगा। तो क्या होगा सर, लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ मोटिवेशन अच्छा खासा नहीं मिलता। अच्छा, डिले इन डिसीजन का मतलब सर आप कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकते। अगर डिसीजन लेना है तो आपको एजीएम
और ईजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग और या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग आपको बुलाना पड़ेगा। वहाँ मीटिंग में सबको बताना पड़ेगा, सबको रेडी हुआ तो डिसीजन हो। तो डिसीजन में समय लगेगा, आपको एक अच्छा खासा लंबा समय लगेगा और बात आपका गुप्त नहीं रह सकती। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, हाँ गवर्नमेंट अच्छा खासा कंट्रोल करेगा बेटा। सेबी का गाइडलाइन मानना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पब्लिक का पैसा है इसमें, गवर्नमेंट का बात तो आपको मानना पड़ेगा। आप अपना पैसा प्राइवेट लेके बैठे जो आपका अपनी इच्छा से कोई काम कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बड़ा बात होता है। मान लो हर एक इंसान का ही सोच अलग होता है। मैं मैनेजर हूँ, मैं क्या सोचूंगा कि मुझे अधिक पैसा मिल सके, तुम अपना बंदा तुमसे मेरे को अधिक मिल जाए। तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग है कि नहीं, सबका जो उसे पाने की इच्छा है वो अलग अलग है। तो इस कारण सबको अपना अलग डिसीजन लेगा। तुम बोले हम कुछ आएगा कंपनी तरक्की करे तो मेरे को अधिक सैलरी मिले, हम टर्नओवर के ऊपर मिल रहे हैं। तुम चाहोगे कंपनी का अगर वेल्थ अच्छा होगा तो फ्यूचर मेरा ग्रोथ अच्छा होगा, तो तुम फ्यूचर के लिए सोचोगे। मैं क्या सोचूंगा, प्रेजेंट का प्रॉफिट के लिए सोचूंगा, फ्यूचर के तेल लेने। तो सबका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना यार। तो तुम्हारा जो सोच है मेरी सोच अलग होगी, तुम जो चाहना चाहता है वो हम नहीं चाहेगा, तो ये तरीके से बवाल ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट बड़ा खिचड़ी हो जाता है। डिपार्टमेंट मैनेजर अलग है, प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, सेल्स मैनेजर अलग है, सबका अलग अलग है। तो सबका मैनेजमेंट को संभालना, सबको देखना, कंट्रोल करना बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, सबसे बड़ा बात तो यही होता है, लैक ऑफ सीक्रेसी। मान लो तुम किसी कंपनी की कोई पोजीशन में हो, तुमको मैं 10 लाख रुपया दिया, हाँ बोलो भाई बता दो कंपनी क्या बात हुआ था, और तुम्हें आगे वो बता देगा। क्यों? वो 10 लाख मिल रहा है, कंपनी तुमको कितना मार देगा, सैलरी तुमको रखा है ना। तो तुम अपना कॉन्फिडेंशियल बात, कोई अगर मैं अकेला हो रहा रहता तो मैं बात लीक नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी में मीटिंग हो रहा है, उसमें कोई एक भी अगर धोखेबाज निकल गया तो कंपनी का जो टेंडर है वो टेंडर किसी को दिखा देगा, और सामने वाला टेंडर उससे कम दाम में भर के दे देगा, तो उसका टेंडर पास हो जाएगा। इस तरीके से कंपनी में चोरी होती है, कंपनी में धोखेबाजी होती है, कंपनी में कोई ना कोई नमक खाना बैठा रहता है दूसरा कंपनी। तो उसको पहचानना, उससे सीक्रेसी बैत आपका सीक्रेट नहीं रहेगा, जिसको विश्वास है उसी को मीटिंग में रखो। नहीं उसमें से कोई धोखेबाजी कर गया तो धोखेबाज तो हर जगह रहता है ना भाई, फैमिली के अंदर ही धोखेबाजी रहता है तो बाहर दुनिया तो कंपनी में जितना ज्यादा भीड़ रहेगा उसमें कोई भी एक धोखेबाजी कर सकता है। तो लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेट बात कम रहता है, उम्मीद कम है। अनहेल्दी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब शेयर का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, या अनहेल्दी है। बढ़ने चाहे तो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। कहावत है ना, ये कंपनी एक ऐसा चीज होता है बेटा, ये सट्टा की तरह है। अगर इसकी तो बिजनेस पे हाथ डाला, तुम हो सको तो तुम 5-6 सालों में तुम क्या नाम BMW खरीद 5 तला बिल्डिंग खड़ा कर दो। बिजनेस है भाई, कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। और कभी खराब बना तो खुद हमको तुम दिखेगा बुढ़ा रहेगा, दे दे ये हालत बना देगा। बिजनेस आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकता है, और आसमान का बेटा इंसान को पाताल में ले जा सकता है। बिजनेस कुछ भी कर सकता है। जो जिस कंपनी आप खोले हो, लार्ज फंड भी आपका लगा है, तो कंपनी डूब भी सकती है, कंपनी ऊपर जा सकती है। इससे अनहेल्दी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब अप एंड डाउन सिचुएशन ऑफ अ कंपनी, इट कैन बी अनहेल्दी, कुछ भी हो सकता है, कंपनी डूब भी सकती है। डेंजर्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का बड़ा डेंजरस होता है। मोनोपोली मतलब सिंगल होना, मैं अकेला मालिक हूँ कंपनी का, तो ये मोनोपोली का डेंजरस पोजीशन के भी आपको कंपनी में देखना पड़ सकता है। ये सब क्या है बेटा, लिमिटेशन ऑफ कंपनी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलते, ये आपका क्या था बताओ, मैंने क्या बताया आपको, ये चैप्टर नंबर 7 मैं आईसीसी का बात करने जाऊँ, या क्लास 10 क्लास 9 किया और क्लास 11 में चैप्टर नंबर 7 था, उसमें 3 ही क्वेश्चन था। व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर डिमेरिट्स, खत्म। अब चैप्टर 8 बढ़ेंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड धामा दिल ना तोड़े, आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर 2 ही चल रहा है, जिससे कंपनी का एक ही पार्ट खत्म हुआ है, अभी आगे पार्ट चल ही रहे, वो अभी चैप्टर 2 खत्म नहीं हुआ, अभी लगेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बोले, फिर आगे आइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप्स के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले बताओ किस आधार बता रहे, ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ
मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर मैं बोल रहा हूं सर किस आधार पर बना है, इनकॉर्पोरेट कैसे हुआ है, उस आधार पर बात करूंगा तो कंपनी कितने टाइप के होते हैं? कंपनी 3 टाइप के होते हैं। पहला है सर चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनीज। दूसरा है स्टैट्यूटोरी कंपनी, एंड तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनी। There are 3 types of company on the basis of incorporation। अगर हम पूछे on the basis of incorporation 3 तरीके की कंपनी होती है। एक होती है चार्टर्ड कंपनी, एक होती है स्टैट्यूटरी कंपनी, एक होता है रजिस्टर्ड कंपनी। क्या होता है बेटा? चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। सर ये क्या होता है सुनिएगा। अ चार्टर्ड कंपनी इज स्टेबलाइज्ड by the royal chartered or a special sanction generated to the head of the state. It is granted certain exclusive privileges and the power. For example, British East India Company was created as a chartered of the Queen of England, the Bank of England, the Hudson's Bay of Company, the Dutch East India Company, and other example of chartered company. This type of company is rare now due to the decline of मोनार्ची। सर चार्टर्ड कंपनी मतलब वो कंपनी जो राजा रानी की कंपनी होती है। राजा रानी की कंपनी मतलब वो सारी कंपनी जिसको खोलने का अधिकार किसको था? क्वीन। मतलब कंपनी पे ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के जमाने में जो कंपनी खुलती थी वो केवल कौन कंट्रोल करता था? उसका उस राज्य का राजा और रानी। लेकिन अब तो मोनार्ची जब खत्म हो गया, जब से हम लोग डेमोक्रेसी में आ गया, तब से इस तरीके की कंपनी का नामो निशान होगा नहीं। तो चार्टर्ड कंपनी क्या होता है बेटा? Incorporated to Queen and King। कोई दिक्कत? ये किसके लिए इनकॉर्पोरेटेड बेटा? खाली याद रखना कि इसको लिख दिए तो याद आ जाएगा। इनकॉर्पोरेटेड टू क्वीन एंड किंग, किसके लिए